बिहार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोहिनूर हीरे की तरह हैं, ठीक उसी तरह सरायरंजन विधानसभा की जनता भी भाग्यशाली है कि उनको विजय कुमार चौधरी जैसा हीरा मिला, जो अनमोल रत्न जिसको कहते हैं। हमको तो लगता है कि उनको रतौनी नहीं दिन रतौनी हो गया है, जो उनको बिहार का विकास नहीं और सरायरंजन का विकास नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कहीं उनको आँख की रोशनी की कमी हो, हम उनको कहेंगे कि बिहार में एक से एक हॉस्पिटल नीतीश कुमार ने खोला है, आप उसमें जाकर अच्छी आँख की इलाज कराएं और तब उनको बिहार और सरायरंजन का विकास दिखाई देगा। क्योंकि ये विजय बाबू जो विकास किया है धरातल पर, एक नाबीना लोगों को भी विकास दिखाई देता है। वक्त की संपत्ति हड़प लेगा एनडीए, मोदी हड़प लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक बिहार में जदयू की सरकार है, जब तक नीतीश कुमार की सरकार है, तब तक मुसलमानों के साथ कोई भी सौतेला व्यवहार नहीं होगा और न ही मुसलमानों का कोई संपत्ति को हड़पने जा रहा है। जब तक नीतीश कुमार है, इस तो गारंटी है। इसमें हम लोगों ने गठबंधन धर्म को निभाया और पूरी एकजुटता के साथ हमने बीजेपी कैंडिडेट होने के बावजूद भी तमाम मुसलमानों ने, तमाम जदयू के जितने भी कैडर वोट हैं, सबों ने मिलकर भरपूर वोट दिया। लेकिन जैसे ही विधानसभा 2020 की चुनाव होती है, उसमें हमारे कुछ पार्टी जो गठबंधन धर्म नहीं निभाए, जो जहाँ जहाँ जदयू की सीट था वहाँ वहाँ लोजपा ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, जिस वजह से कुछ मार्जिन हमारी कम गई। आपका निशाना चिराग पासवान जी? जी बिल्कुल निशाना है, सब पूरा बिहार जानती है। लाखों में होगा जीत का जो मार्जिन होगा वो लाखों में होगा और तन मन धन से हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई यहाँ अफवाह नहीं चलने वाली है। हेलो, मैं हूँ आपका दोस्त अफजल और आप देख रहे हैं अफजल ऑफिशियल चैनल। मैं अभी आया हूँ जदयू के माइनॉरिटी सेल के प्रधान महासचिव सरफराज आलम जी के पास और इनसे अभी जानेंगे, चूँकि इलेक्शन का वक्त है, नवंबर अक्टूबर में गालिबन हो जाएगी चुनाव, तो उसी के बारे में इनसे लेने आए हैं कि इनकी क्या तैयारी है चुनाव को लेके। तो शुरू करते हैं, आपका स्वागत है। जी, आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई और आपके चैनल जो अफजल ऑफिशियल जी उनको भी बधाई। तो हम शुरू करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जदयू पार्टी में हैं, तो 20 साल से जदयू काम कर रही है, तो मैं अगर ये सवाल करूँ, जनता का सवाल है, ये सवाल मेरा नहीं है, कि फिर से आपकी पार्टी को, आपकी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार को क्यों चुने लोग? चूँकि बिहार की जनता को नीतीश कुमार जैसा लीडर फिर दोबारा मिलेगा नहीं। ये बिहार की जनता भाग्यशाली है कि इनको बिहार की तरक्की के लिए बिहार की जनता को नीतीश कुमार जैसा कोहिनूर हीरा मिला है, जो सदियों में एक बार मिलता है लोगों को। तो क्यों जो बिहार की स्थिति थी, जो बिहार 2005 से पहले की जो बिहार थी, उससे हम तमाम लोग वाकिफ़ हैं कि बिहार की क्या स्थिति थी। हर गली मोहल्ले में अपहरण, लूटपाट का उद्योग चला करता था। जब नीतीश कुमार जी को 2005 में बिहार मिला, तो इन्होंने सबसे पहले बिहार के हर एक विभाग का सर्वे किया, उसका एक्सरे किया। बिहार की स्थिति को जानने के लिए उन्होंने एक्सरे किया कि कहाँ कमी है। सबसे पहले उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा और उसके साथ जहाँ जहाँ जो कमी थी, हर कमी पर पैनी नज़र रखते हुए एक एक बिंदु पर उन्होंने काम किया। जो सबसे पहले गाँव को शहर से जोड़ा, जो लड़कियाँ 5वीं क्लास तक पढ़ती थी और उसके बाद चूल्हे चौके में लग जाया करती थी, नीतीश कुमार ने उस लड़कियों को घर से निकालकर स्कूल तक पहुंचाया। जो तरह तरह की योजनाएं देकर, जैसे साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना और मुफ्त किताब की कॉपी कलम, इस सब के लिए उन्होंने प्रलोभन दिया और उनको अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी। और वो ताकि आज वो हम पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और जहाँ तक हम कहेंगे पुरुषों से भी ज़्यादा बेहतर अच्छी काम हमारी बेटियाँ जो बिहार की तरक्की कर रही है, ये नीतीश कुमार जी का देन है। पहले बिहार 2005 से पहले का बिहार जो था, वो उसकी रोड की हालत देख लीजिए, गड्ढे में रोड था या रोड में गड्ढे था, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। नीतीश कुमार ने हर गली मोहल्ले और शहरों का रोड चकाचक कर दिया। बिजली की जो स्थिति थी वो भी कोई अनजान नहीं है हम उससे।
लोग 5 रुपये दे करके जनरेटर पर मोबाइल चार्ज कराया करते थे। वो भी बिजली महीना में अगर 2-4 घंटा अगर आ जाए तो काफ़ी था। आज 24 घंटा में 22 घंटा तो 100% बिजली आती है। तो ये सब नीतीश कुमार जी का देन है। जो स्कूलों की हालत थी, जर्जर हालत थी, उसको मैं सुधार किया। जो स्कूल में टीचर नहीं हुआ करते थे, आज वो टीचर, वो भी बीपीएससी से जो अच्छे नॉलेज वाले, अच्छे क्वालिफिकेशन वाले टीचर हैं, उनको बहाली करके शिक्षा में सुधार किया। एक क्रांतिकारी सुधार हुआ और लगातार बहाली हो ही रही है। और लगातार बहाली हो रही है इसमें। उसके बाद हॉस्पिटल की हालत, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, हर घर नल का जल, नीतीश कुमार ने हर एक बुनियादी मसलों को, मुद्दों को हल किया है। इसलिए हमारी सरकार फिर से बनने जा रही है। अभी अगर लेटेस्ट कुछ तैयारी या काम अगर पूछे जो अभी चुनाव के नज़दीक में हो, उसके बारे में आप बताएंगे? क्या काम? आपकी पार्टी की तैयारी अभी क्या है? हमारी पार्टी की तैयारी, हमने जो 20 साल तक काम किया है बिहार में, बिहार की जनता को जो हम फर्श से अर्श तक ले गए हैं, हम उस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। जो ये क्या कहते हैं, जो वृद्धा पेंशन, जो पति पत्नी की सरकार में जो 200-400 सिर्फ खाना पूर्ति हुआ करती थी रजिस्टर पर, नीतीश कुमार ने 400 रुपये समय देते थे। आज उस वृद्धा पेंशन, क्या कहते हैं, विधवा पेंशन, विकलांगों को पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया। और वो भी निर्धारित समय 10 से 11 तारीख उनके खाते में आ जाता है, टाइमली, कोई लटपट नहीं। और उसके बाद कोई बिचौलिया भी नहीं, डायरेक्ट उनके खाते में। उसके बाद 125 यूनिट बिजली जो मुफ्त में दिया जाता है। एक आम परिवार के लिए वो बिजली काफ़ी है, 125 यूनिट, जो कब वो महीने में उसकी 125 यूनिट खपत ही नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। उसके बाद स्कूलों की, रोडों की जो हालत थी, अभी देखिए रोडों की हालत, क्या कहते हैं, जो यहाँ से समस्तीपुर जाना होता था तो 2-4 घंटे लग जाया करते थे। राजधानी को तो छोड़ दीजिए, हमको अपने जिला मुख्यालय तक जाने के लिए 2-4 घंटे लग जाया करते थे। जो प्रसूति महिला, जो डिलीवरी पेशेंट महिला जो जाती थी, हॉस्पिटल तक नहीं जा पाती थी, रास्ते में उसको डिलीवरी हो जाया करता था। जो ये रोड की हालत थी, ये पति पत्नी की सरकार की हालत है। तो हम इसी मुद्दे को लेकर फिर से हम दोबारा 2025 से 30 फिर से नीतीश, ये हमारा मिशन है और उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। 225 सीट हमारा लक्ष्य है और 225 सीट से प्लस होगा। चूँकि सरफराज जी अभी हम समस्तीपुर जिला सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहीं के आप माइनॉरिटी सेल के प्रधान महासचिव है समस्तीपुर जिला के। तो सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में जो यहाँ के विधायक है श्री विजय कुमार चौधरी जी, जो लगातार मंत्री भी रह चुके हैं कई बार, तो सरायरंजन विधानसभा के लिए आपकी क्या तैयारी है? सरायरंजन विधानसभा के लिए जिस तरह से बिहार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोहिनूर हीरे की तरह हैं, ठीक उसी तरह सरायरंजन विधानसभा के जनता भी भाग्यशाली है कि उनको विजय कुमार चौधरी जैसा हीरा मिला, जो अनमोल रत्न जिसको कहते हैं। बिहार में 2 अनमोल रत्न, एक नीतीश कुमार बिहार के लिए, दूसरा सरायरंजन के लिए विजय कुमार चौधरी जी। जिस तरह से बिहार में, पूरे बिहार में क्रांतिकारी विकास हुआ है, चौतरफा विकास हुआ, दिन दूनी रात चौगुनी विकास हुआ है, ठीक उसी तरह हमारे सरायरंजन में भी बहुत, और विधानसभा से भी ज़्यादा हमारे सरायरंजन में विकास हुआ है। यहाँ के लोगों को तोहफा के तौर पर मिला मेडिकल, राम जानकी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, JNM कॉलेज, सब इनके कार्यकाल में हुआ। सब इनके कार्यकाल में हुआ और सब सरायरंजन में, ये सरायरंजन में हुआ ताकि सरायरंजन के जनता का उत्थान हो। हर गली मोहल्ले, चौक चौराहे, हर जगह देखिए चकाचक रोड और बिजली, पानी, हर घर नल का जल, हर एक घर में नल का जल मुफ्त में दिया जाता है, हर एक घर में बिजली मुफ्त में मिल रही है। तो हर एक घर के बच्चे स्कूल तक जा रहे हैं, स्कूल से पढ़ करके नौकरी ले रहे हैं युवा, हर एक क्षेत्र में बहाली हो रही है अंधाधुंध। तो ये सब विजय कुमार चौधरी जी का देन है, जो बिहार सरायरंजन में चौतरफा विकास दिखाई दे रहा है। अच्छा, क्या कारण है कि जो क्षेत्र 2010 से पहले आरजेडी का हुआ करता था, 10 के बाद कोई विजय कुमार चौधरी को नहीं हरा पाया, जदयू का ही रह गया, ये क्या वजह है? ये देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे नेता जो हैं वो प्योर कर्मठ, जुझारू और लोकप्रिय नेता हैं। हर दिल अजीज़ विधायक हैं यहाँ के हैं।
जो हर एक छोटे बूढ़े बच्चे नौजवान हर आदमी से हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, हमेशा उनकी बुनियादी मसलों को हल करते रहते हैं। जो भी परेशानी होता है अगर उनके कानों तक ये बात पहुंच जाती है तो उनको एक क्षण भी नहीं लगता है, उसका निपटारा कर देते हैं। किसी भी मुद्दे को लेकर हम उनके पास जाते हैं तो वो मिनटों में उसका हल निकाल देते हैं। ऐसा नेता होना चाहिए और यहाँ का सरायरंजन का हर एक युवा, हर एक नेता, हर एक घर का सदस्य विजय कुमार चौधरी है। बिल्कुल। अभी एक मुद्दा जो बहुत बड़ा गरमाया वक्फ का, तो विपक्ष कहती है कि वक्फ में जो कानून पास हुआ उसमें जदयू चूँकि साथ नहीं दी, तो इसलिए विपक्ष कहती है कि इस बार तो मुसलमान जदयू के साथ नहीं है। तो आप कैसे मुसलमान का वोट एक्सपेक्ट? ये विपक्ष का भ्रम है। मुसलमान जदयू के साथ है, पहले भी साथ था, अभी भी साथ है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, जो विरोधी हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो मुद्दा चुन चुन के लाते हैं वक्फ का। क्या वक्फ की संपत्ति से आज वक्फ की कानून लागू हुआ है, इनसे पहले जो वक्फ का जो नियम कानून था क्या उस पर सही रूप से काम हो रहा था? वक्फ पर जो बैठे हुए काबिज कुछ चुनिंदा लोग जो थे क्या वक्फ का सही इस्तेमाल कर रहे थे? वक्फ की संपत्ति से जो आमदनी आती है, करोड़ों में आती है, हजारों करोड़ों में आती है, क्या उसका सही इस्तेमाल हुआ? आज तक कोई रिकॉर्ड हुआ? क्या उस संपत्ति से कितने गरीब बेटियों की शादी हुई, कितने अल्पसंख्यक भाइयों के लिए कितनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कितनी अस्पताल खोले गए? क्या उससे क्या फ़ायदा? वो अपने ही रिश्तेदारों को, जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं शीर्ष क्या कहते हैं जो पोस्ट पर, के शीर्ष पोस्ट पर जो बैठे हुए हैं, वो लोग अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही घर परिवार के लोगों को 100 साल के लिए लीज वक्फ की संपत्ति को कर दिया करते थे, 200 साल के लिए लीज कर दिया करते थे। जिस चीज़ का किराया, जिस वक्फ की संपत्ति का किराया जो होता है, अगर किसी को किराए पर देते हैं, अगर उसका वाजिब किराया होता था 1 लाख रुपये महीना, तो उसको 2000 रुपये महीना पर देते थे। क्या यही वक्फ की सही इस्तेमाल हो रहा था? अगर वो कानून आया है और उस कानून के तहत अगर सही इस्तेमाल उसका होगा, उसके आमदनी का सही रिकॉर्ड रखा जाएगा, उससे गरीब गुरबों का भला होगा, बिल्कुल भला होगा, उस रुपये से, आमदनी से गरीबों का भला हो। मुसलमान की वक्फ की संपत्ति किसी आम पब्लिक की संपत्ति नहीं है, किसी सरकार की संपत्ति नहीं है। वो एक लोग जो वक्फ करते हैं वो अल्लाह के लिए वक्फ करते हैं और वो संपत्ति अल्लाह की है और उसकी हिफाजत अल्लाह खुद कर लेगा। जिसकी संपत्ति है वो खुद उसकी हिफाजत कर लेगा। ये विपक्ष बरगला रहे हैं लोगों को कि वक्फ की संपत्ति हड़प लेगा एनडीए, मोदी हड़प लेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक बिहार में जदयू की सरकार है, जब तक नीतीश कुमार की सरकार है, तब तक मुसलमानों के साथ कोई भी सौतेला व्यवहार नहीं होगा और न ही मुसलमानों का कोई संपत्ति कोई हड़पने जा रहा है। जब तक नीतीश कुमार है, इस तो गारंटी है इस बात। तो आप कहना चाहते हैं कि पहले भ्रष्टाचार होता था वक्फ बोर्ड में, बिल्कुल, तो अब नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कानून के शिकंजे में जाएंगे जो लोग भ्रष्टाचार करेंगे, वो कानून के शिकंजे में जाएंगे, उस पर कानून। तो ये कानून आने के बाद मुसलमानों को नहीं डरना चाहिए? डराया जा रहा है। बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए, इसलिए कि मुसलमान की गलती खुद है। क्या उसकी सही इस्तेमाल उन्होंने आज तक किया वक्फ की संपत्ति की? अगर वक्फ की संपत्ति की सही इस्तेमाल करते, मुसलमानों वक्फ की जो आमदनी आ रही थी उससे मुसलमानों के लिए कितने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल खोले, कितनी गरीब बेटियों की शादी मुफ्त में कराए। क्या एक समाज है हिंदुस्तान में ही सरदार, क्या वो अपना कम्युनिटी का मेहनत, अपने क्या कहते हैं उस चैरिटी खोल करके वो लोग एक से एक फंडिंग कर करके वो अपने लोगों को उत्थान के लिए करता है कि नहीं? उनके पास भी तो है ये सब। तो धार्मिक जो क्या कहते हैं, जिस तरह हम लोगों के पास वक्फ की संपत्ति है और लोगों के और धर्मों के लोगों के पास भी है। तो वो लोग, जैसे आज देख लीजिए पटना में महावीर संस्था, एक महावीर कैंसर संस्था, महावीर मंदिर से ट्रस्ट बना करके उन लोगों ने कितना ये किया। आखिर उससे आमदनी होता है कि नहीं? हमारे वक्त के लोग कहाँ थे, सोए हुए थे। इस पर क्यों नहीं एक से एक उस पर बनाए नियम कानून बना करके मुसलमानों के लिए क्यों नहीं ये काम किए वक्त की संपत्ति से, आमदनी से? तो सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के जितने भी मुसलमान हैं और बिहार के, उसको आप क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे? अगर हम सरायरंजन और बिहार के मुसलमानों को ये आश्वासन देते हैं कि जब तक बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई भी आपकी संपत्ति को हड़पने नहीं जा रहा है। ये सब बरगला रहे हैं, लुभावने जज्बाती भाषण देते हैं ये आपके विपक्ष वाले। आप उनके लुभावने भाषण में, जज्बाती भाषण में, जज्बातों में न आवें और एकजुट होकर के नीतीश कुमार जी के वोट दें
एनडीए को वोट दें। जब तक नीतीश कुमार है तब तक गारंटी है कि आपको कोई भी बाल बांका मुसलमानों का नहीं कर सकता। आज तक कांग्रेस और आरजेडी मुसलमानों का इस्तेमाल ही किया है, डिस्पोजल गिलास की तरह। ज़रूरत पड़ा तो पानी डाला और पी लिया और फेंक दिया। तो वोट का जब जब इलेक्शन आया तब तक उन्होंने मुसलमानों को जज्बाती भाषण दे करके, लुभावने भाषण दे करके उन्होंने मुसलमानों का वोट तो हासिल किया, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। जी, और नीतीश कुमार जी ने पेट में बच्चा है उसके लिए, उससे लेकर के हम आखिरी आरामगाह कब्रिस्तान है वहाँ तक के लिए एक एक बुनियादी मसलों पर काम किया है मुसलमानों के लिए। जी, एक एक योजना, आपके पेट में बच्चा है उसको भी सरकारी योजना के तहत इंजेक्शन दिया जाता है, उसको भी क्या आंगनबाड़ी योजना के तहत आपको राशन पानी मिलता है। उसके बाद जब बच्चा बाहर आता है तो भी उसके लिए एक से एक योजना है। उसके बाद पढ़ाई लिखाई, दवाई, और उसके बाद फिर नौकरी, फिर आगे पोशाक, उसके बाद फिर कब्रिस्तान की जो घेराबंदी, मस्जिद क्या कहते हैं जो खानकाहों की जो खानकाहों पर जो नीतीश कुमार ने एक से एक काम किया है, तो क्या ये कम है क्या मुसलमानों के लिए? और फिर सरकार को 25 से 30 मौका मिलेगा, इससे बेहतर काम करके फिर दिखाएंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुई तो उसमें सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र से नित्यानंद राय जी 55,000 वोटों से आगे थे। वही जब विधानसभा चुनाव 2020 में हुआ तो उसमें हमारे जो आपके नेता जो हैं विजय कुमार चौधरी जी, यहाँ के विधायक, हमारे विधायक भी हैं, तो वो 36,000 वोट के आंकड़ों से जीतते हैं। जो मार्जिन इतना कम होने का क्या हम समझे इसमें कि आपके गठबंधन साथ नहीं दे रही है, क्या वजह हो सकती है? जी, इसमें वजह एक ही है कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जदयू के तरफ से हम लोगों ने गठबंधन धर्म को निभाया और पूरी एकजुटता के साथ हमने बीजेपी कैंडिडेट होने के बावजूद भी तमाम मुसलमानों ने, तमाम जदयू के जितने भी कैडर वोट है सबों ने मिलकर भरपूर वोट दिया। लेकिन जैसे ही विधानसभा 2020 की चुनाव होती है उसमें हमारे कुछ पार्टी जो गठबंधन धर्म नहीं निभाए, जो जहाँ जहाँ जदयू की सीट था वहाँ लोजपा ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, जिस वजह से कुछ मार्जिन हमारी कम गई। आपका निशाना चिराग पासवान जी पे? जी बिल्कुल निशाना है, सब पूरा बिहार जानती है। उनकी वजह से जदयू का सीट कम हुआ है? बिल्कुल, ये तो रणनीति ही थी। उन्होंने क्या कहते हैं जो गठबंधन धर्म को नहीं निभाया। हमने 19 में गठबंधन धर्म को निभाया, उन्होंने 20 में गठबंधन धर्म को नहीं निभाया। गठबंधन में रहने के बावजूद भी वो हर जगह जहां जदयू का सीट था वहीं कैंडिडेट खड़ा किया। तो इसमें कहीं ना कहीं उनकी कुछ कमी रही होगी, उनकी मंशा पर शक होता है। उनकी मंशा पर शक। इस बार आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो निभाएंगे गठबंधन धर्म? अब ये तो वही बताएंगे। हमारी तरफ से तो पूरी उम्मीद है कि निभाना चाहिए, क्योंकि गठबंधन का जो धर्म है उसको निभाना चाहिए। बिल्कुल। नेताजी से कोई अगर मिलना चाहे तो वो कैसे मिले? कौन नेताजी? सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के विजय कुमार चौधरी से। सरायरंजन विधानसभा के नेताजी के लिए हमेशा सरायरंजन की जनता के लिए उनका दरबार खुला रहता है। एनी टाइम 24 आवर किसी भी समय आप पटना जाएं या उनके नंबर पर कॉल करें, एक बार में आपको आपके कॉल का जवाब मिलेगा। आपके अगर वहाँ चले जाते हैं, आप नेताजी के आवास पर जाते हैं और सिर्फ वहाँ कहना है कि हम सरायरंजन से आए हैं, आपके लिए तुरंत द्वार खुल जाती है। जी, नेताजी का ऐसा व्यवहार है कि सरायरंजन के प्रति इतना लगाव है, जो अपने बेटे से भी उतना लगाव नहीं होता है लोगों को, उससे ज़्यादा अपने परिवार से भी ज़्यादा पूरे सरायरंजन के परिवार को मानते हैं। उनके लिए हमेशा द्वार खुली रहती है सरायरंजन वालों के लिए। यहाँ तक कि पूरे बिहार के लोग अब उनसे काम करवाते हैं, उनके पास जाते हैं और खुश होकर के आते हैं। वहाँ से उनका काम वहीं ख़त्म हो जाता है। जहाँ जिस मसला को लेकर जाते हैं उनके पास, यहाँ से भी लोग उनको फ़ोन कर देते हैं। कोई मुद्दा को लेकर कोई मसला हो गया, कोई चीज़ की कमी हो गई, व्यक्तिगत या सामाजिक स्तर पर कोई काम पर गया, यहाँ से भी उनके कानों तक आवाज़ जाती है, वो पूरा हो जाता है। एक सवाल और, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, एक यहाँ पे नए अपने आप को कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं तो बात बढ़ जाएगी। अपने आप को कैंडिडेट घोषित कर चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा क्षेत्र में जाते हैं, बोलते हैं कि हम भावी विधायक हैं।
आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। और नेताजी के ज़्यादा वो पीछे पड़े हुए जैसा मुझे लगता है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसलिए यहाँ किसी की दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि हमारा विधायक है केवटा का लाल और जनता है सरायरंजन का खुशहाल। यहाँ नहीं चलेगा कोई खुरपी और कुदाल, समझे आप, कुदाल खुरपी कुदाल की बात कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं चलने वाली है। इसलिए वो लोग रात में सपना देखते हैं, वो दिन में सपना देखते हैं, तो उनको सपना देखने दीजिए। उनको विकास ही नहीं दिखाई देती है सरायरंजन में। हमको तो लगता है कि उनको रतौनी नहीं दिन रतौनी हो गया है, जो उनको बिहार का विकास नहीं और सरायरंजन का विकास नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कहीं उनको आँख की रोशनी की कमी हो। हम उनको कहेंगे कि बिहार में एक से एक हॉस्पिटल नीतीश कुमार ने खोला है, आप उसमें जाकर अच्छी आँख की इलाज कराएं और तब उनको बिहार और सरायरंजन का विकास दिखाई देगा। क्योंकि ये विजय बाबू जो विकास किया है धरातल पर, एक नावीना लोगों को भी विकास दिखाई देता है। गठबंधन सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र से अभी तक कोई भी अपना कैंडिडेट अभी तक नहीं बता पाई है घोषणा की। क्या कारण है कि अभी तक पता नहीं चल रहा है कि कौन यहाँ से उनकी तरफ से लड़ रहा है? इसलिए सब असमंजस में हैं कि इन सरायरंजन के विकास को देख कर के हम जीत पाएंगे कि नहीं, हम जीत पाएंगे कि नहीं, कैसे, इसी वजह से उनका कैंडिडेट ही सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। और जो भी कैंडिडेट आएगा वो हमारे विजय बाबू के नज़दीक सब जीरो रह जाएंगे। तो इस बार कितना वोट से जीत की उम्मीद रखते हैं? हम इस बार पूरे तन मन धन से सरायरंजन के हर एक युवा विजय कुमार चौधरी बनकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि लाखों वोट से हम जीतेंगे यहाँ। लाखों वोट से? बिल्कुल लाखों वोट से जीतेंगे, क्योंकि मार्जिन इस बार वोट का लाखों में होगा। जीत का जो मार्जिन होगा वो लाखों में होगा। और तन मन धन से हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई यहाँ अफवाह नहीं चलने वाली है। यहाँ हर एक के वोटों पर, हर एक के आंखों पर विकास दिखाई देता है। हम जहाँ से खड़े होंगे वहीं से विकास दिखाना चालू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज आलम जी आपका, आपने टाइम दिया, इसके लिए आपका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो आप देख रहे थे अफजल ऑफिशियल और आपने देखा कि जदयू के बहुत ही कर्मठ और मेहनती जो नेता हैं सरफराज आलम जी, जो माइनॉरिटी सेल के ज़िला महासचिव है। उन्होंने हर सवाल का बहुत ही हिम्मत से और बहुत ही दरियादिली से जवाब दिया है। तो हम ख़त्म करते हैं आज इस वीडियो को। लाइक और सब्सक्राइब करें। विपक्ष का मैनिफेस्टो आप पढ़े हैं? विपक्ष का मैनिफेस्टो में भी विपक्ष बहुत सारी योजना के बारे में बता, जैसे माँ बहन योजना के बारे में बता रही है। वो बोल रही कि हम 1500 कर देंगे वृद्धा पेंशन योजना को, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि आज जब आप माँ बहन योजना ला रहे हैं, आज जो आप 1500 करने जा रहे हैं, आपको बिहार की जनता ने 15 वर्षों का जो दुल्हा दुल्हन की सरकार में वक्त दिया था, आप उसमें आप ये सब योजना क्यों नहीं लाए? उस समय अगर बिहार की स्थिति को आप सुधारे होते तो शायद आज ये योजना लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका जो क्या कहते हैं 1500 का लुभावना योजना है, ये आपको ये इलेक्शन में ही क्यों दिखाई देता है? वो 15 वर्षों में आप 1500 क्यों नहीं किए? आप 500 क्यों नहीं किए? 15 वर्ष जो मान लीजिए आपको विपक्ष के पास तो उनके परिवार के अलावा कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो तो वो व्यक्ति जिसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती आज, उसको ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। मुख्यमंत्री बनाने की बात हो तो वही बनेगा जो 9वीं फेल हो, 2 मुख्यमंत्री का बेटा हो और उसका शिक्षा का एजुकेशन के बारे में पूछा जाए तो 9वीं फेल हो। क्या ये जो व्यक्ति अपने बेटा को नहीं पढ़ा पाया, वो बिहार के बेटा को, बिहार के बच्चों को कहाँ से पढ़ा पाएगा? आप उनकी जो माँ बहन मान योजना है वो उनके परिवार के लिए है। जब वोट लेने की बात आती है तो माँ बहन मान योजना याद आता है, और जब टिकट देने की बात होती है तो भाई बहन योजना के तहत आप टिकट बांटते हैं। भाई को, बहन को, तो क्या कहते हैं जो रिश्तेदारों को, ये उस समय आपको टिकट बांटने के समय में क्यों नहीं आप ये योजना लाते हैं कि हमने आम पब्लिक को टिकट बांटते हैं? क्या मुख्यमंत्री जब बनने की बात है, उप मुख्यमंत्री जब बनने का मौका मिला आपको, तो क्या बिहार में मुसलमान नहीं दिखाई दे रहा था? आप किसी मुसलमान को भी उप मुख्यमंत्री बना सकते थे, या किसी और यादव को बना सकते थे। ये 9वीं फेल को बनाने का क्या मजबूरी आया कि 9वीं फेल ही उप मुख्यमंत्री बने? फिर जब आपका चेहरा मुख्यमंत्री बनने का जब आप चुनाव दावा कर रहे हैं तो भी आपको यही 9वीं फेल ही दिखाई देगा।
बिहार की शिक्षा के स्तर को नीतीश कुमार ने कहाँ से कहाँ ले गया, और बिहार का हम बागडोर 9वीं फेल को बिहार की जनता देगी, जिसको न कोई एक फाइल पढ़ने आता है, न एक तजुर्बा नहीं बोलने आता है उनको। आप उनका एक वीडियो देख लीजिएगा, तजुर्बे को क्या बोल रहे हैं वो, फराटेदार को फराटेदार नहीं बोल सकते हैं जो लोग, वो बिहार के मुख्यमंत्री हो गए। जो जब चारा घोटाला में विपक्ष क्या कहते हैं, जो हम नाम नहीं लेंगे, आप तो खुद समझ जाइएगा, चारा घोटाला में जब वो जेल जा रहे थे तो उनको बिहार में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिखाई दिया। वो अंगूठा छाप दुल्हन को मुख्यमंत्री बना करके और उसके बाद वो जेल में गए। उनको बिहार में पढ़े लिखे लोग नहीं मिले थे। जब उनको बेटी की शादी हुई थी तो पटना की शोरूम गाड़ियों के शोरूम को लूट लिया गया कि हमारा बाराती जो आएगा वो नया गाड़ी पर आएगा। क्या यही दोबारा फिर से बिहार की जनता यही ज़माना को लाना चाहेंगी? या ऐसा बिहार की जनता दोबारा गलती नहीं करेगी। जो राघोपुर, जो उनका पिताजी का क्षेत्र हुआ करता था, माताजी का क्षेत्र हुआ करता था, 9वीं फेल जो अपने आप को क्या कहते हैं, जो मुख्यमंत्री मानते हैं, उनका क्षेत्र भी हुआ करता है। क्या वहाँ आज तक विकास हो पाया? ये नीतीश कुमार जी का देन है। जो राघोपुर में भी आज विकास, हर जुबान पर विकास दिखाई दे रहा है, तो वो नीतीश कुमार जी का देन है। और ये माँ बहन योजना नहीं चलने वाली है। कोई भी योजना वो लेके आवे, बिहार की जनता पढ़ी लिखी हो गई, समझदार है। अब वो उनके बरगलाने में नहीं आएगी, उनके लुभावने भाषण में, जज्बाती भाषण में नहीं आएंगे। अब मुसलमान भी कभी नहीं आएंगे उनके साथ, चूँकि मुसलमान के साथ भी उन्होंने सौतेला व्यवहार करता है। एक पार्टी और है जो बहुत बड़ी दावा कर रही है ये चुनाव में, जन स्वराज, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जन स्वराज? कौन जन स्वराज? हम तो उनको पहचानते ही नहीं हैं। प्रशांत किशोर जी की पार्टी? वो परेशान किशोर, तो हम परेशान किशोर को हम नहीं पहचानते हैं, वो बिल्कुल नहीं पहचानते हैं। जिस थाली में उन्होंने खाया उसी थाली को छेद करने किया। आज उन्होंने, वो तो व्यापार करते हैं, प्रशांत किशोर तो व्यापार करते हैं। पहले मोदी जी को जिताने के लिए टेंडर लिया करते थे, उसके बाद नीतीश कुमार जी को जिताने के लिए टेंडर, ममता बनर्जी को जिताने के लिए टेंडर, केजरीवाल को जिताने के लिए टेंडर। जब सारा टेंडर खत्म हो गया तो वो अब खुद को मुख्यमंत्री साबित करने, मुख्यमंत्री जीतने के लिए टेंडर अब आ गए हैं। तो वो प्रशांत किशोर का खाता भी खुलने वाला नहीं है। वो गफलत में न रहें, उनका खाता नहीं खुलने जा रहा है। खाता नहीं खुलेगा? हमारा कोई लड़ाई लेना देना नहीं। अच्छा। उनसे कोई हमारा फाइट नहीं है, उनका खाता भी नहीं खुलेगा। चलिए सुनिए। हम लोगों ने गठबंधन धर्म को निभाया और पूरी एकजुटता के साथ हमने बीजेपी कैंडिडेट होने के बावजूद भी तमाम मुसलमानों ने, तमाम जदयू के जितने भी कैडर वोट हैं, सबों ने मिलकर भरपूर वोट दिया। लेकिन जैसे ही विधानसभा 2020 की चुनाव होती है, उसमें हमारे कुछ पार्टी जो गठबंधन धर्म नहीं निभाए, जो जहाँ जहाँ जदयू की सीट था वहाँ लोजपा ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, जिस वजह से कुछ मार्जिन हमारी कम गई। आपका निशाना चिराग पासवान जी पे? जी बिल्कुल निशाना है, सब पूरा बिहार जानती है। उनकी वजह से जदयू का सीट कम हुआ है? बिल्कुल, ये तो रणनीति ही थी। उन्होंने धर्म, क्या कहते हैं, जो गठबंधन धर्म को नहीं निभाया। हमने 19 में गठबंधन धर्म को निभाया, उन्होंने 20 में